हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाड़ी में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका एग्जाम फरवरी मंथ में होने जा रहा है। तो नवंबर से लेके नवंबर, जनवरी, फरवरी 2-3 महीने आपके आसपास है और आपको बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि आपका जो सिलेबस है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, कौन कौन से सेक्शन है। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है। तो ये 5-6 पोर्शन है जिसमें से एग्जाम के अंदर आपको 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आपने अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है और एक सेक्शन पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरे सेक्शन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ अ जनरल एग्जाम, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, इट इज़ अ जनरल एग्जाम। और इस जनरल एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक आइडिया ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आज मैं बात करूंगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हुआ है, पिछले सालों में किस तरह का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है और किस तरह के क्वेश्चंस आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जाके मिले हैं। अभी तक मैंने क्या है कि 2019 और 2021 के एग्जाम्स को, इसके पेपर को स्टडी किया है, उसकी एनालिसिस किया है कि कौन कौन से सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखेंगे कि 2019 में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो, आउट ऑफ 100 इफ यू आर गेटिंग 20 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिंगल सब्जेक्ट, देन इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन प्रोसेस। आप इस 20 क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 80 क्वेश्चंस आपने किया कि आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपने कमांड कर लिया, बट आपको क्या कॉन्फिडेंट है कि जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आप पढ़ के जा रहे हैं वो आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे? नहीं। तो इट मीन्स कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, नॉट फॉर दिस एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आइदर इट मे बी यूके, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी एग्जाम हो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है ना, एक बेसिक नॉलेज यू शुड हैव। अब 2021 में कितने क्वेश्चन आए? 15। तो ये क्या है ना, मैंने जो एनालिसिस किया है, ये 15 से लेके 25 क्वेश्चंस के बीच में वेरी करते रहते हैं किसी भी एग्जाम में। 25 में आपको जैसे कुछ स्टैटिक पार्ट मिल जाएगा, कुछ आपको करंट से मिल जाएंगे। तो करंट वाला पोर्शन, अब अगर आप करंट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से सोर्स लेके कर रहे हैं, तो करंट वाले पोर्शन को आप वहां से कवर कीजिए। करंट के क्वेश्चंस जनरली 2 से 3 रहते हैं और स्टैटिक पार्ट, अगर मैं कहूं कि इस 20 में से 18 जो क्वेश्चन थे वो स्टैटिक पार्ट में से थे। जनरल नॉलेज, जनरल टाइप्स ऑफ नॉलेज क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस लेवल का पढ़ना है। तो इस वीडियो से आपको ये आइडिया लगने जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितनी डीप में और कितने डेप्थ में आपको स्टडी करनी है। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था दोस्तों, पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स। ये क्वेश्चन था। अब इसमें क्या होता है आपको पता है, जो एम्फीबियंस होते हैं और अदर रेप्टाइल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स से उनका कलर डिसाइड होता है। किसी भी पर्सन हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, कुछ सेल्स होती हैं जो उसके कलर को डिसाइड करती है कि आदमी गोरा है या काला है या उसका रंग गेहुआ है। तो पिगमेंट कंटेनिंग लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग सेल्स, इसने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया है। इसने पूछा है पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स, केवल जनरल बोल दिया इसने। हमको जनरली पता है कि मेलानिन जो होता है एक इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर, उसके कलर टेक्सचर्स को डिसाइड करता है। बट इन दिस क्वेश्चन उसने पूछा है कि पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स, तो वो बात कर रहा है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स या छोटे छोटे जानवर होते हैं, उसमें सेल्स होती है, वो कैसे डिसाइड करती है। तो यहाँ पर उसने जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर और क्रोमेटोप्लास्ट। तो आंसर आपका होगा दोस्तों क्रोमेटोफोर। ये एक तरह की सेल्स है जो इन रेप्टाइल्स के अंदर इनके कलर टेक्सचर्स को डिफाइन करती है और डिसाइड करती है। ठीक है।
इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे। कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से इंसान के कलर को डिसाइड करती है सेल की, और रंग उसका किस तरह का होना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको पता होगा कि वो क्या होती है। जब आप देखते हैं कि अगर हमारी अर्थ है, अर्थ पर अगर हम किसी सैटेलाइट को भेजते हैं, तो ये एक सैटेलाइट हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये घूमती है। तो जब मैं इस पर कुछ लेक्चर लूंगा तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स और किस तरह की सैटेलाइट्स हम यूज कर रहे हैं और क्या उनके यूजेस हैं, इस बारे में बात करेंगे। बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजिशन एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो जब भी एग्जाम देते हो। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है 35786। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की कुछ खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका भी जो ऑर्बिटल टाइम होता है ना, ये अर्थ के साथ साथ उसकी स्पीड के साथ साथ घूमती है, यानी स्टेशनरी रहती है। जनरली कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इन सारी चीजों में इनका यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 35786। इसकी वैल्यू आप कहीं अगर सर्च करेंगे बुक्स में भी तो माइल्स में दी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसने इसकी वैल्यू को किलोमीटर में पूछा है। ठीक, अब बात आती है, ये पूछ रहा है कि मैच द नेम्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजिकल स्टडीज। तो इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग गया होगा कि स्टडी पर, देखिए स्टडी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि टाइप्स ऑफ स्टडी है, तो अपनी एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, उन लिस्ट को याद करके रखेंगे। अब जैसे इसने पूछा कि जियोपोनिक्स क्या होता है, एक्रोलॉजी क्या होता है, इचियोलॉजी क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर है तो इसमें हम लोग बात करें, देखिए एक्रोलॉजी जो है स्टडी है, स्टडी ऑफ माइट्स का। रेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेल्स। एक्चुअली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनके बारे में ये बात करता है। और आपको पता ही है कि जियोपोनिक्स क्या होता है। जियोपोनिक्स एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, ये स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर की बात करता है। और इथियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द फिश। तो इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। आई मीन टू से हेयर इज दैट कि टाइप्स ऑफ स्टडीज पढ़ ली, सैटेलाइट पर क्वेश्चन दे दिया, डिफेंस पर क्वेश्चन दे दिया। तो अगर इन सब सारे सब्जेक्ट को आप जनरल आइडियाज लेके चलेंगे तो 20 क्वेश्चन आपके जो 20-25 क्वेश्चन आते हैं इस एरिया में वो आपके इजीली लग जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड फॉर्म बाय द कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पॉलीमर क्या होता है पहले बताओ। पॉलीमर इज द प्रोसेस जिसमें क्या है ना, छोटे छोटे कंपाउंड ये आपस में ऐड होके एक बड़ा कंपाउंड, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो पॉलीमर्स आपने देखा होगा, पॉलीमर आपने डेली यूजेस में भी देखे होंगे। कई जगह टेक्सटाइल में यूज होते हैं, कई जगह आपके प्लास्टिक बनाने में पॉलीमर्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि a high molecular weight compound formed by combining large number of small molecules। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको जोड़ने के बाद एक जो बड़ा कंपाउंड बनता है, दैट इज नोन एज द पॉलीमर। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जनरल जो साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो पॉलीमर आएगा। देखिए एल्कली, एसिड और डायरेक्ट डाइज ये आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन ये केमिकल कंपाउंड है। बट ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, पर वो बात कर रहा है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाने की। अब बात आती है, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आपको बताया, अब क्या है कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। जब हम पढ़ते थे, और मुझे लगता है कि बेसिक स्टडी तो लोगों ने 10th तक की होगी, तो ये 10th लेवल तक ये कि आप सिलेबस उठाएंगे, सबसे पहली बात बोलता है ये साइंस एंड टेक आएगी ना, वो 10th लेवल की आएगी, वो बहुत ही डीप में नहीं जाता। तो जब आप स्टडी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो 10th और 9th लेवल की साइंस ले लें, जनरल साइंस, और जो करंट में कोई टॉपिक चल रहा हो, जैसे मान लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी की बात आजकल गवर्नमेंट
आजकल नहीं, मतलब पहले करते थे। क्या बोलते हैं, बायो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये 3-4 टॉपिक अलोंग विद दिस स्टैटिक पार्ट आपको बहुत अच्छे लेवल पे ले आएगा और इस एग्जाम को निकालने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। अब जैसे इसने एक क्वेश्चन पूछा कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन कैसे बनती है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो आपको पता होगा कि मास और वॉल्यूम, और पहले तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, डेंसिटी एंड टेंशन, इनर्शिया एंड स्ट्रेस। तो ये बात करता है कि जिस भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइंड होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये क्या है, इसने पूछा है डिस्कवरी से। देखिए मैंने आपको क्या बताया, स्टडीज, टाइप्स ऑफ स्टडीज क्या होती है, अभी तक आपको अंदाजा लग गया होगा इसमें। इसके बाद इसने डिस्कवरीज पर एक क्वेश्चन पूछ लिया, जनरल क्वेश्चंस केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिए, कंपाउंड के ऊपर पूछ लिया इसने, और सैटेलाइट, और आने वाले टाइम में आपको डिफेंस पर भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 5-6 ये क्या है ना, ये आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस, उसमें से करीब 40 to 50% एरिया कवर करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है वाइल यू आर स्टडिंग या कवरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन उसने पूछा, इसने बोला कि ये लुइस पैस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और विलियम कॉनार्ड रोटिंगन, इसमें आपको मैच करना है कि इन्होंने कौन कौन सी डिस्कवरी की। ठीक है, तो भाई अब आप बताओ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज फेमस फॉर पेंसिलिन, तो इन्होंने क्या खोजा था, एंजाइम, आइसोजाइम एंड बेंजाइल पेंसिलिन। तो इनका जो ऑप्शन हो गया सेकंड का सी हो गया, मतलब इसका आंसर सी होगा क्योंकि एक ही जगह दिया हुआ है। फर्स्ट का क्या हो गया, ये क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो अब क्या, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या खोजा था, स्प्लिटिंग ऑफ एटम, और ये विलियम कॉनरेड रोइंगटन ने क्या खोजा था, डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज की थी। तो फोर्थ का डी, फोर्थ का बी किधर है, फोर्थ का बी देखो इन दोनों में आ रहा है, फोर्थ का बी, और थर्ड का ए ये आ रहा है, और फर्स्ट का सी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या, लुइस पैस्चर ने क्या खोला था, वैक्सीनेशन इन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो इससे आपको अंदाजा लग गया, क्योंकि देखो ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि फोर्थ आपको पता ही है कि फोर्थ का बी होगा और थर्ड का ए होगा ही होगा। आपका जो मैच कर रहा है आंसर ये कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टडीज से भी, डिस्कवरी से भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग, बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, छोटी सी चीज है, आपको भी पता होगा। इसने इस पर क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इसने बोला भाई कि वाई इज रेडियो कार्बन डेटिंग नॉट गुड फॉर मटेरियल मोर देन 30,000 ईयर। आपको पता है कि इसमें C14 और C12 कार्बन डेटिंग, यानी कि कार्बन के जो टाइप्स हैं, C मतलब कार्बन है, कार्बन 12 और कार्बन 14 किसी भी एनिमल, लिविंग एनिमल और नॉन लिविंग एनिमल्स में रहता है। प्लांट ले लिया, फॉसिल्स ले लिए, किसी में भी रहता है। तो ये क्या होता है कि जब तक ये लोग जीवित रहते हैं उसमें C12 और C14 चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक, लेकिन जब कोई आदमी मर गया तो इसने तो इंटरेक्ट करना बंद कर दिया, लेकिन ये जो C14 है ना, ये 5740 ईयर्स के बाद किसी भी इस डेड एनिमल के अंदर, क्योंकि हम डेड एनिमल की लाइफ को निकालते हैं, ये हाफ हो जाएगा। तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग in this carbon radiocarbon dating, the ratio of C12 and C14 is changing. Why? ये तो स्टेबल हो गया क्योंकि इसने तो इंटरेक्ट करना बंद कर दिया बाहर से, लेकिन C14 क्या है कि वो चेंज हो रहा है, और इस तरह से चेंज हो रहा है कि वो 5740 ईयर्स के बाद हाफ हो जाएगा। ठीक, तो ये अब क्या कहता है, अब वो कहता है कि भैया इसका एक साइकिल होता है। इसका एक साइकिल क्या है, 8 से 10 साल का एक साइकिल है इसका। इस साइकिल के अंदर अगर आप देखेंगे, इस साइकिल में कुछ टाइम के बाद ये जो है C14 की वैल्यू जो है ना,
वो आपको मिलनी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर ये रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि C14 बिकम्स ऑलमोस्ट इनमेजरेबल और स्मॉल इन 30,000 ईयर्स। तो इसकी एक लिमिटेशन है कि भैया जब मुझे ये मिलेगा ही नहीं तो मैं इस रेशियो को कैसे डिसाइड करूंगा, और रेशियो डिसाइड नहीं होगा तो मैं सामने वाले की लाइफ को भी नहीं बता पाऊंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर का आंसर जो होगा वो आंसर होगा C14। ठीक, अब बात करते हैं इन ट्रेजेडीज कॉज बाय ड्रिंकिंग स्पूरियस लिक्विड, द एक्टिव एजेंट कॉजिंग सच ट्रेजेडीज इज। तो इसका आंसर दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं मिथाइल अल्कोहल होगा। लोग क्या करते हैं कि जो शराब आती है उस शराब में क्या है कि मिथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं। मिथाइल अल्कोहल क्या है कि वो अल्कोहल जैसा कुछ कुछ कंटेंट होता है और थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो वो शराब के अंदर इसको मिला के बेचते हैं, अल्कोहल जैसा कंटेंट फील होता है। और बट क्या है कि अगर इस मिथाइल अल्कोहल को कोई भी इंसान 25 ml से लेके 30 ml के बीच में अगर ले लेता है ना तो ही कैन बी ब्लाइंड, वो अंधा भी हो सकता है। तो ये बहुत स्पूरियस ड्रिंकिंग है अगर आप इसको मिथाइल अल्कोहल को नकली शराब के रूप में मिलाया जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। बट ये मिथाइल अल्कोहल क्या है कि ये इंडस्ट्रीज में कहीं कहीं किसी किसी जगह पे यूज होता है, और ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं इथाइल अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये भी इंडस्ट्री में कहीं यूज होते हैं। बट नकली शराब बनाने में जो हमें यूज करते हैं वो है आपका मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ स्टडीज, डिस्कवरीज। अब आपको अपने स्टडी के अंदर ना इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स को भी कंट्रोल कवर करना है। अब इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में, इसको मैच करो। तो बेसिक है, गैल्वेनोमीटर आपको पता है, बहुत बेसिक चीज़, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता होगा या कहीं से भी आपने सुना होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। मैनोमीटर आपके प्रेशर ऑफ गैसेस को मेंटेन करता है। टोनोमीटर थोड़ा अलग चीज डाल दिया। देखिए किसी व्यक्ति को जब ग्लूकोमा होता है ना तो उसके उस ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि आई के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस ग्लूकोमा यानी कि जो प्रेशर आ रहा है आई पर उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर बचा, हाइग्रोमीटर इज रिलेटेड टू मेजरिंग टू, ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो ये आपका सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए और उनसे रिलेटेड कि वो क्या काम करते हैं, क्या मेजर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अपने उसमें रखने हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, मैं मतलब क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन तो कन्वेंशन बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट बोल रहा है। इसका एक ऑप्शन है लेटेंट हीट। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये ग्राफ है, ऊपर जाके टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस साइड में आपका इसमें हीट ऐड हो रही है। अगर इस ग्राफ को आप समझें यहाँ से तो सॉलिड है, सॉलिड अगर मेल्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड। तो जब वो जिस ट्रांसफॉर्मिंग फेज में आता है, यानी कि जब सॉलिड तो था वो और जब यहाँ से उसने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, तो इस ड्यूरेशन में जो हीट ऐड हो रही है या रिलीज हो रही है, दोनों ही प्रोसेस हो सकती है। जब ऐड हो रही है रिलीज हो रही है इस ड्यूरेशन में, ट्रांसफॉर्मिंग फेज में, वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये एक जगह से मैंने नीचे भी आपको समझा दिया है, यहाँ पे वही चार्ट है ये। अब है क्वेश्चन कि मैच द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री गिवन इन देयर मेन। भाई वो ब्रांचेस के पीछे पड़ गया है, स्टडी मतलब टाइप ऑफ स्टडीज, ब्रांचेस। तो ये आप अपनी एक लिस्ट बना लेना 50-100 इंपॉर्टेंट की, जनरली उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे इस तरह के 4 चीज़ें दे दी उसने, तो 4 में से 2-3 भी आपको पता लगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक को क्या करेगा, बड़ा टिपिकल सा डाल देगा, और भाई उसका मन होगा उसमें बहुत ज़्यादा टफ डालना है तो फिर तो आप हजारियों ब्रांचेस के बारे में पढ़ लेना, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनरली वो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ऐसी चीज़ डालेगा जो आपने कहीं ना कहीं सुनी हो या कहीं ना कहीं पढ़ी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने बोला कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री आपको पता होगा कि केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर सी बोला है, यहीं से आपका सॉल्व हो गया। सेकंड का क्या बोला उसने, डी, कि मटेरियल केमिस्ट्री क्या होता है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता है, फिजिकल प्रिंसिपल, और एनालिटिकल केमिस्ट्री, डिटेक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो अगर आपने 2 को भी क्रैक कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। बट याद रखना, अभी तक मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ स्टडी, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस के बारे में आपको पढ़ना है। अब एमेटोफोबिया इज द फियर ऑफ विच, एमेटोफोबिया इज फियर ऑफ वॉमिटिंग। कई तरह के फोबियाज होते हैं,
आपको मैं एक लिस्ट दूंगा जिसमें 100 टाइप के फोबियाज होंगे, उनको याद कर लेना, समझ लेना। उससे आपका अगर आने वाला क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें आपको अगर इस पर बेर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने कुछ रखे हैं, इसने बोला सेस्क्यू पेडिलोफोबिया, इट इज फियरिंग ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। बिब्लियोफीबिया, फियर ऑफ बुक्स। मेट्रोफोबिया, पोइट्री। सिम्बलोफोबिया, तो इस तरह के हैं। फिलोसोफोबिया, फिलोसफी का फियर है। तो जो फोबिया लगा है उसके आगे ना आपको लगेगा, जैसे इसने बोला स्क्रिप्टोफीबिया, तो राइटिंग इन पब्लिक, उसको डर लगेगा। एल्डोक्सोफीबिया, फियर ऑफ ओपिनियंस। माइथोफोबिया, स्टोरी ऑफ मिस पे उसको डर लगेगा। पेरिफोबिया, तो इस तरह के फोबियाज होते हैं। इनकी 100 लिस्ट वी विल प्रिपेयर, वी विल शेयर इट विद यू थ्रू अवर दिस चैनल। तो उससे आपके आने वाले क्वेश्चंस में आपको बड़ी मदद मिलेगी जो एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है द साइंस बेस्ट सेलर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम विच मेड इट इनटू द गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। आपको पता होगा कि 2018 में इज अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, उनकी एक किताब थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बड़ी न्यूज़ में थी। तो आप इस क्वेश्चन को करंट से रिलेटेड कर सकते हैं। उन्होंने किताब लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इसमें आप उस टाइम उनकी डेथ हुई थी और ये क्वेश्चन एग्जाम हुआ था 2019 में। तो मतलब उनको उस टाइम में बड़ी चर्चा में भी थे वो। तो उनके ऊपर जो किताब लिखी गई थी उसने उस समय गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया था बेस्ट सेलर का साइंस सेगमेंट में। तो ये क्वेश्चन उस टाइम को लेके इन्होंने यहाँ पर डाला है। इसका आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग। तो करंट में भी आपको नज़र रखनी है। अब क्या बोला इसने बोला ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं और डे टू यूज़ वाली जो केमिस्ट्री होती है ना, जो डेली यूजेस में आती है, साबुन हो गया और कोई केमिकल्स हो गए घर में या एनवायरनमेंट रिलेटेड केमिकल्स हो गए, उस तरह के क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट आपको पढ़ना है। कैसे कि कोई न्यूज़ में अगर कोई चीज़ आई तो उस न्यूज़ में आने वाली चीज़ को आपने देखना है कि उसमें कौन सा कंपाउंड उसने यूज़ किया है और उस कंपाउंड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें स्टैटिक पार्ट में आप उस आर्टिकल को जो करंट में दिया हुआ है उससे रिलेटेड आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उसने बोला वाटर गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी और एलपीजी, इसमें क्या क्या होता है। वाटर गैस आपको सिंपल पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनता है। तो पहली बात तो फर्स्ट का डी हो गया, तो आपका आंसर यहीं से क्रैक हो गया। लेकिन हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस कौन सी होती है। नेचुरल गैस में आपका मीथेन और इथेन होता है। सीएनजी मेनली बहुत सारी गैसेज होती हैं पर उसमें मीथेन की कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होती है। और एलपीजी में ब्यूटेन, प्रोपेन और बहुत सारी ब्यूटाइल, प्रोपाइल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो इन सारी गैसेस के बारे में आप थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स में बना के रखना और मैं आने वाले वीडियोस में आपसे शेयर भी करूँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आर रेडियो एक्टिव पार्टिकल। तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या है कि बहुत बेसिक 9th और 10th में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग इस आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वो ये कह रहा है कि व्हाट अबाउट दिस रेडियो एक्टिव पार्टिकल। रेडियो एक्टिव पार्टिकल मतलब इस ऑप्शन में से वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है नहीं। अल्फा है पता है आपको, डेल्टा है पता है आपको, गामा है पता है, सॉरी डेल्टा नहीं है, अल्फा बीटा गामा है आपको पता है। अल्फा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये न्यूट्रल रहते हैं। स्पीड होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपसे पढ़ाऊंगा और इनके यूजेस क्या होते हैं तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा गामा पर, अल्फा बीटा गामा पर, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से डेल्टा जो है वो आपके रेडियोएक्टिव पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल होती क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 28 फरवरी 2018 का करंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपसे 2019 के एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिफेंस में अगर कुछ नई चीज़ आई है तो वो आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल होती क्या है, इस तरह की टैंक मिसाइल होती है अगर कोई बड़ा आर्मर व्हीकल आ रहा है, टैंक आ रहा है, तो आप इस मिसाइल को छोड़ सकते हैं तो वो कुछ उसकी हीट वगैरह को सेंस करके उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने 28 फरवरी 2018 को डीआरडीओ ने कोई एक ये लॉन्च की थी एंटी टैंक मिसाइल। वो कौन सी मिसाइल थी वो आपको बताना है यहाँ से। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों नाग मिसाइल, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स, ये आपको पता होगा। तो स्टडी पर आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, इसमें स्टडी पर मिल गए आपको 2 से 3 क्वेश्चन
4 क्वेश्चन भी मिल गए होंगे। लास्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको पता है किस पर है? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल, कैजुअलिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। जड़त्व का नियम आपको याद होगा कि जो चीज़ अपनी जिस स्टेट में अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, स्टैटिक स्टेट में तो स्टैटिक स्टेट में रहेगी, या कहीं खड़ी है, मतलब इस तरह का जो चीज़ें हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। अगर उस पर आप बिन फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो जिस स्टेट में चल रही है, जिस स्टेट में है, चल रही है तो चलती रहेगी, खड़ी हुई है तो खड़ी रहेगी। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड इट इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। When the nucleus of uranium is bombarded with a neutron, it breaks up into two of nearly equal masses. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल प्रोसेस है, रेडिएशन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, फिशन बोलते हैं या एमिशन बोलते हैं। तो अगर किसी भी पार्टिकल पर न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम पर अगर हम बम्बार्डिंग करते हैं न्यूट्रॉन से तो वो क्या होता है? वो टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिशन। फ्यूजन क्या होती है कि दो पार्टिकल अगर मिलते एक पार्टिकल को बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्यूजन। तो जैसे आपका सन है, सन किस प्रोसेस से आपको एनर्जी देता है? किसी भी चीज़ से एनर्जी लेने के लिए या तो आपको फिशन करना है या फ्यूजन करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताना, ठीक है। द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। देखो याद रखना, डिस्कवरीज पे दूसरा क्वेश्चन है ये, आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा होगा। आपको बताना है कि जिसने साइंस सेल्स को सबसे पहले खोजा था उसका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक नाम था, एंड्रेस वेसुलिस नाम था, विलियम हार्वे नाम था या जॉन हंटर नाम था? तो 1685 में रॉबर्ट हुक जी ने सेल्स के बारे में सबसे पहले हम लोगों को बताया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था 2019 का पेपर जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। आगे भी मैं साइंस के क्वेश्चंस को एनालिसिस करूंगा और आपको अपना जो एरिया है ना बहुत ही स्पेसिफिक रखना है, मतलब ज़्यादा इधर उधर मत हो जाना। मालूम पड़ा कि बहुत डीप में चले गए यार, इतना डीप क्वेश्चन आएगा, नहीं। आपको जनरल पढ़ना है साइंस के बारे में, 9th और 10th लेवल का पढ़ना है, और जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उनसे रिलेटेड होकर पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।